ecosystem is when all the biotic and abiotic components of an habitat or a community interacting together for energy flow and nutrient cycling. It will create the ecosystem. और इसलिए इकोसिस्टम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले मैं थ्योरेटिकल बात कर देता हूं। सबसे पहली बात तो इकोसिस्टम मस्ट हैव सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। दूसरा, हैव सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स and continuous cycling of nutrients. तीसरा, face the regularly changed environment. और चौथा, होमियोरेसिस। पहले इसको होम्योस्टेसिस कहते थे, लेकिन इस शब्द को डिस्कार्ड किया, अब नया शब्द आ गया है। एंड होम्योरेसिस का मतलब होता है इकोसिस्टम इज द सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ रेगुलेटरी यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। आओ जरा ये जो मैंने लिखा है, अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं क्या मतलब है इकोसिस्टम का। तो मैं 1 मिनट डायग्राम बनाता हूँ। आ जाइए इधर। तो थोड़ा सा डायग्राम बनने में समय लग गया है, थोड़ा सा टेक्निकल डायग्राम है ना, पर अच्छा लग रहा है ये। हाँ, देख रहे हैं आप। चलिए, तो इकोसिस्टम को हम कहते हैं यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। मैंने आपको सिखाया है, फंडामेंटल बात यह है कि कौन है यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। तो यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है मशीन, मैंने आप बताया इस लिविंग वर्ल्ड में 3 ही मशीनें हैं। 3 मशीनें क्या हैं? तो सेल है, ऑर्गेनिज्म है और इकोसिस्टम है। और इसका जो ब्रह्मास्त्र है वो यही है कि सेल से मिलकर के ऑर्गेनिज्म बनता है और कई सारे ऑर्गेनिजम्स से मिलकर के जो है वो इकोसिस्टम बनता है ना। सेल से ऑर्गेनिज्म बनता है और कई सारे ऑर्गेनिज्म से मिलकर के इकोसिस्टम बनता है। मैं इस फंडामेंटल बात को वापस दोहरा देता हूँ। कोई सी भी क्लास हो, हर जगह मैं सबसे पहले इसी चीज़ को समझाता हूँ कि ये जो लिविंग वर्ल्ड है बच्चा, तो इस लिविंग वर्ल्ड में 3 मशीनें हैं। नॉन लिविंग वर्ल्ड में एवरी मशीन इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना। मशीन जो पंखा है, ट्यूबलाइट है, हवाई जहाज है, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, कोई भी है, हर कोई मशीन जो है उसके पास अपना एक खास तरह का स्ट्रक्चर है, उसमें होने वाला खास तरह का फंक्शन है। जब हम नेचर की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, लिविंग सिस्टम्स की बात करते हैं, तो 3 मशीनें हैं, सेल, ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम। दूसरा फंडामेंटल, सेल से मिलकर ऑर्गेनिज्म बना है और कई सारे ऑर्गेनिज्म से मिलकर के इकोसिस्टम बना है। तो अपने आप में जो प्रकृति है, नेचर है, ये अपने आप में मशीन है। इकोसिस्टम को पढ़ना मतलब क्या? इकोसिस्टम पढ़ने का मतलब इस इंटरेक्शन को समझना कि किसी भी हैबिटेट या कम्युनिटी के जो बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन चल रहा है, इन इंटरेक्शंस को समझना, दैट इज द इकोसिस्टम। मैंने क्या बोला? हर हैबिटेट, हर कम्युनिटी इकोसिस्टम है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। हर हैबिटेट, हर कम्युनिटी इकोसिस्टम है। कम्युनिटी इकोलॉजी पढ़ने में और इकोसिस्टम इकोलॉजी पढ़ने में क्या अंतर है? तो अंतर यही है कि इकोसिस्टम का जो एस्पेक्ट ऑफ स्टडी है वो बदल जाता है। यहाँ हम बायोटिक बायोटिक बीच कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन स्टडी कर रहे होते हैं वो किस चीज़ के लिए? वो एनर्जी फ्लो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्यों एनर्जी फ्लो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग? क्यों? और इसलिए इसको इकोसिस्टम कहा। हर इकोसिस्टम को यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर कहा। क्यों? तो आओ जरा, मैंने आपको सिखाया कि कोई भी मशीन है, वो मशीन चलती रहे, चाहे लिविंग वर्ल्ड की हो चाहे नॉन लिविंग वर्ल्ड की हो। सारी मशीनों में 2 समानताएं हैं। क्या समानताएं हैं? फर्स्ट इज बोथ रिक्वायर्स द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट। कोई भी मशीन हो,
पहली बात, उस मशीन को चलते रहने के लिए, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन बने रहने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी, तभी उसका फंक्शन होगा। मशीन है, चलती है, उसके पुर्जे खराब होते हैं, घिसते हैं, तो जो पुर्जा खराब हो गया उसको आप हटा दीजिए, उसकी जगह नया पुर्जा लगा दीजिए, मशीन सही काम करती रहेगी, स्ट्रक्चर सही बना रहेगा, फंक्शन सही बना रहेगा। एंड दैट्स व्हाई कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दूसरा, बोथ फॉलोज द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कोई भी मशीन हो वो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करती है भाई साहब, हर मशीन पर लागू होता है। तो ये जो इकोसिस्टम है यह भी मशीन है, तो इस पर भी लागू होता है। और यही चीज ऑर्गेनिज्म पर लागू होती है, यही सेल पर लागू होती है, और यही इकोसिस्टम पर भी लागू होती है। सेल में भी यही बात है, ऑर्गेनिज्म में भी यही बात है, इकोसिस्टम में भी यही बात है। यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन तो वही हो सकता है जिसके पास हो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फॉलोज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब पूरा भेजा यहाँ चाहिए। अब मैं अगर आपसे कहूँ समझने के लिए, आपके घर का गार्डन ले लीजिए। वैसे तो गार्डन का एक गमला भी है ना, तो वह भी जो है एक प्रकार का इकोसिस्टम ही है, ठीक है ना। तो आपके घर का एक गार्डन है, वहाँ बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो पहली बात तो जब हम कहते हैं व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स, तो अबायोटिक कंपोनेंट्स हुए लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सोइल, न्यूट्रिएंट्स। ये अबायोटिक कंपोनेंट है, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सोइल, न्यूट्रिएंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? तो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, यहाँ डेट्राइटस लिख दो, या फिर डिकम्पोजर भी हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये है बायोटिक कंपोनेंट और लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सोइल, न्यूट्रिएंट्स, ये है बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। ये आपका घर का गार्डन है छोटा सा। अब जरा गौर से देखिए, क्या आपके उस घर के गार्डन में जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में क्या इंटरेक्शन चल रहा है क्या? सबसे पहली बात तो क्या, एनर्जी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके घर का जो गार्डन है तो उसमें व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, आराम से कॉमन सेंस लेमन की तरह बताइए। आपके घर का जो गार्डन है उसमें व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको एनर्जी किससे मिल रही है बताइए, किससे मिल रही है एनर्जी? सनलाइट से। चलो, कब से किसी ने ये नहीं कहा कि साहब हम तो जो है इलेक्ट्रिसिटी, गार्डन में जो है एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बिजली लगा रखी है उससे मिल रही है एनर्जी, या कोयला वोयला दे रहे हो, या कोई डीजल विजल पिला रहा हो, है ना। पता है ना आपको, लिविंग वर्ल्ड चलाने के लिए दो ही एनर्जी है भाई साहब। लिविंग वर्ल्ड को चलाने वाली दो एनर्जी है, या तो सनलाइट या कोई केमिकल। केमिकल में या तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो पहली बात तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, नहीं हो सकता है भैया एनर्जी का हमारे तो बिजली पर बन रही है, बिजली का इस्तेमाल कर लेते हैं हम, तो हमारे पेड़ पौधों को तो बिजली देते हैं हम, बिजली चल रहे हैं हमारे पेड़ पौधे, ठीक है ना। तो अगर आप गौर से देखिए ना, आप इकोसिस्टम में एनर्जी सनलाइट की चल रही है भाई साहब, ठीक है ना, और वो आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हो। दिस इज द सन एंड दिस इज सनलाइट, ठीक है। हाँ, और पेड़ पौधों को पेट्रोल देना पड़ेगा ना भाई साहब, और उसको मान लीजिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत खर्चा हो जाएगा भाई साहब, ठीक है ना। ये अपना पेट भरने से ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा पेड़ पौधों का पेट भरना पेट्रोल डीजल से। तो 108 रुपये 9 रुपये लीटर हो रखा है हमारे यहाँ पेट्रोल, ठीक है ना, ये बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए आ जाओ इधर। द सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट। अब मुझे बताइए कि दिस सनलाइट इज बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। दिस सनलाइट इज बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। The sunlight is abiotic component. This light energy is trapped by producer. कौन ले रहा है इसको? प्रोड्यूसर ले रहा है। प्रोड्यूसर ने इस लाइट एनर्जी को ट्रैप किया था, ठीक, लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, लाइट एनर्जी को यूटिलाइज किया, और इसने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर फंक्शन मेंटेन किया। तो याद रखिए, एनर्जी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए चाहिए, बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस के लिए भी चाहिए। भाई स्ट्रक्चर किससे बना है? प्रोड्यूसर का स्ट्रक्चर किससे बना है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड इन बायोमोलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए?
तो बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो इस लाइट एनर्जी को ट्रैप किया किसने? प्रोड्यूसर ने, और प्रोड्यूसर ने इस लाइट एनर्जी को ट्रैप करके अपना स्ट्रक्चर मेंटेन किया, अपना फंक्शन मेंटेन किया, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन किया, अपना फंक्शन मेंटेन किया। ठीक है। नाउ प्रोड्यूसर ने उस लाइट एनर्जी को कंजर्व किया किसमें? केमिकल एनर्जी में, बायोमोलिक्यूल के रूप में, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के रूप में, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन किया, फंक्शन मेंटेन किया। इस प्रोड्यूसर को खा गया कौन? कंज्यूमर। प्रोड्यूसर को कौन खा गया? कंज्यूमर। तो बोलो कंज्यूमर को एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी? कंज्यूमर ने उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में यूज किया, और जिससे कंज्यूमर ने अपना स्ट्रक्चर फंक्शन मेंटेन किया। कंज्यूमर ने अपना स्ट्रक्चर फंक्शन मेंटेन किया, बोलो किया कि नहीं किया? ठीक है। प्रोड्यूसर मर गया, डिकम्पोजर ने डिकम्पोज किया, कंज्यूमर मर गया, डिकम्पोजर ने डिकम्पोज किया, बोलो डिकम्पोजर को एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी? आप गौर से देखिए, देयर इज कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, इधर प्रोड्यूसर ले रहा है सनलाइट से, और ये कंटिन्यूस चल रहा है 24 आवर, वर्ष भर, जीवन पर्यंत। अब कई गए सब 24 आवर तो नहीं चल रहा, रात में तो सनलाइट आता नहीं है। अरे यार तेरे यहाँ नहीं आता तो कहीं और आता होगा ना यार, अपने यहाँ नहीं आता तो कहीं और आता होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि हमारे यहाँ जब रात हो रही होती है तो पूरी धरती पर रात हो रही होती है, कई दिन भी हो रहा होता है, तो कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है। अब जरा गौर से देखो, दिस सनलाइट इज a biotic component. Producer, consumer, decomposer are biotic component. They are interacting together for energy flow. बोलो यस और नो? और जिससे इस इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है, फंक्शन मेंटेन्ड है। बोलो यस और नो? जिससे इस इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है, फंक्शन मेंटेन्ड है। ठीक। अब जरा गौर से देखो भाई, आपके हमारा शरीर चल रहा है तो किससे चल रहा है? खाने से चल रहा है ना। हमारा स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है, फंक्शन मेंटेन्ड है। वो एनर्जी हम किससे ले रहे हैं? कंज्यूमर होने के नाते किससे ले रहे हैं? हम प्रोड्यूसर से ले रहे हैं। कोई मांस खा रहा है तो उसने भी तो घास ही खाया, तुमने खाया जिसका मांस, उसने भी तो खाया है घास, और घास के पास एनर्जी कहाँ से आया? सनलाइट से। तो द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर इंटरेक्टिंग टुगेदर फॉर एनर्जी फ्लो। ठीक है, फॉर एनर्जी फ्लो। फिर फॉर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। जरा गौर से देखो, न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया है इकोलॉजी में बच्चों, न्यूट्रिएंट्स जब हम कहते हैं तो इकोलॉजी में न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या? तो इकोलॉजी में न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है मिनरल्स। और किसी साइंस में आप जो है न्यूट्रिएंट्स को का मतलब आप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं साहब, लेकिन इकोलॉजी में न्यूट्रिएंट का मतलब तो मिनरल ही होता है साहब, मिनरल्स। ठीक है। अबायोटिक कंपोनेंट, मिनरल्स आर बायोटिक और अबायोटिक, तो अबायोटिक कंपोनेंट। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पहली बात तो इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। इस इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए? कौन से न्यूट्रिएंट? तो वो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं साहब प्लांट्स के लिए, और कुछ नहीं तो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स। और मैं इन 17 की भी बात नहीं करूं तो 6 जिनको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स। 6 होते हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये 6। ठीक है। ये कहाँ है? ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये कौन अपटेक करता है? इन न्यूट्रिएंट्स को, इन मिनरल्स को अपटेक करने का काम, इन मिनरल्स को ग्रहण करने का काम कौन करता है? तो इन मिनरल्स को ग्रहण करने का काम, इन मिनरल्स को अपटेक करने का काम कौन करता है? तो इनको अपटेक करने का काम प्रोड्यूसर करता है। कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। अब जरा गौर से देखो, प्रोड्यूसर कहाँ से ले रहा है? प्रोड्यूसर कहाँ से ले रहा है इन मिनरल्स को? या तो लिथोस्फीयर से ले रहा है, सोइल से, या एटमॉस्फेयर से ले रहा है। कार्बन, ऑक्सीजन आप जानते हैं CO2 के रूप में लेता है प्लांट, तो एटमॉस्फेयर से ले रहा है। तो कहाँ से लिया जा रहा है इन मिनरल्स को? तो इनको लिया जा रहा है या तो एटमॉस्फेयर से, या लिथोस्फीयर से, या हाइड्रोस्फीयर से। तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट हो गया कि नहीं हो गया? इन न्यूट्रिएंट्स को कौन अपटेक कर रहा है, कौन ग्रहण कर रहा है? तो याद रख लीजिए, न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करने का काम, न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करने का काम कौन करते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करने का काम प्रोड्यूसर ही करते हैं। कौन करते हैं? प्रोड्यूसर।
मिनरल को यूज कौन करता है? इनऑर्गेनिक को कौन यूज करता है? इनऑर्गेनिक को यूज करने का काम प्रोड्यूसर करता है साहब। प्रोड्यूसर उस मिनरल का अपटेक करेगा, ठीक है, और उससे वो अपना प्रोटोप्लान बनाएगा। तभी तो प्रोड्यूसर है ये। प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर कहते क्यों हैं? क्योंकि दे आर प्रोड्यूसिंग बायोमास फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मैटर। और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाने वाला ही प्रोड्यूसर होता है भाई साहब। और वो कौन है? वो प्लांट्स है। प्लांट्स ही हैं जो इनऑर्गेनिक को ले रहे हैं। तो साहब प्रोड्यूसर ने क्या किया? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर से न्यूट्रिएंट लिया और उससे अपना प्रोटोप्लाज्म सिंथेसाइज किया, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन किया, स्ट्रक्चर मेंटेन किया तो अपना फंक्शन मेंटेन किया। प्रोड्यूसर को खा गया कंज्यूमर, तो कंज्यूमर ने अपना प्रोटोप्लाज्म सिंथेसाइज किया। इतना तो समझ में आता है ना कि हम जो खा रहे हैं उसी से हम एनर्जी पा रहे हैं, उसी से हमारा प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं। बोलो यस और नो। जो हम खा रहे हैं उसी से हम एनर्जी पा रहे हैं, उसी से हमारा प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर को खा गया कंज्यूमर, और जिससे कंज्यूमर ने अपना प्रोटोप्लाज्म सिंथेसाइज किया, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन किया, अपना फंक्शन मेंटेन किया। प्रोड्यूसर मर गया, डिकम्पोजर ने डिकम्पोज किया। और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या? तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है बच्चों द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक मैटर बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक मैटर बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। तो प्रोड्यूसर मर गया, डिकम्पोजर ने डिकम्पोज किया, यानी कि उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को बदल दिया इनऑर्गेनिक मैटर में। कंज्यूमर मर गया, डिकम्पोजर ने उसको डिकम्पोज किया, कंप्लीटली ब्रेकडाउन कर दिया इनऑर्गेनिक मैटर में, और वापस वह इकोसिस्टम के एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर का हिस्सा बन गया, और वापस वह प्रोड्यूसर के अपटेक के लिए अवेलेबल हो गया। प्रोड्यूसर के अपटेक के लिए वह मिनरल अवेलेबल हो गया। अब जरा गौर से देखो, न्यूट्रिएंट्स यानी कि मिनरल्स, बायोटिक और अबायोटिक। तो अबायोटिक कंपोनेंट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, बायोटिक कंपोनेंट। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, बायोटिक, nutrients, minerals, abiotic. They are interacting together for nutrient cycling. Sunlight, abiotic, producer, consumer, decomposer, biotic. They are interacting together for energy flow. हमने यही definition लिखी है। When all the biotic and abiotic components of a habitat or community are interacting together for energy flow and nutrient cycling, it will create the ecosystem. This will create the ecosystem. And that's why the ecosystem is the unit of structure and function of nature. प्रकृति की क्रिया और संरचना की इकाई है इकोसिस्टम, पारितंत्र। वही बात, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन मतलब क्या? तो यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन मतलब मशीन, और मशीन वही हो सकती है जिसके पास हो सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सोर्स ऑफ स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तो बात हम करेंगे इसे बहुत डिटेल में। दिस इज द इकोसिस्टम। भेजे में एक पॉइंट आया कि नहीं आया? देखिए, बच्चे जब इकोसिस्टम चैप्टर पढ़ते हैं ना, मेरा अनुभव है, इकोसिस्टम कहते हैं उनके दिमाग में कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल से ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है ना, और ज़्यादा फूड चेन आती है। और मैं बता दूं, वो जो कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल वो रट लेते हैं, उसका भी उनको नहीं मतलब पता कि क्या रट लिया, है ना। और वो जो फूड चेन जो उनको आती है, कि मेरे को फूड चेन तो आती है साहब, इसको ये खा गया, इसको ये खा गया, तो और तो छोड़ दो, उनको फूड चेन का मतलब नहीं पता कि साहब ये दो तरह की फूड चेन होती है, ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन को ग्रेजिंग फूड चेन क्यों कहते हैं, डेट्राइटस फूड चेन को डेट्राइटस फूड चेन क्यों कहते हैं, ये भी नहीं पता। वो सब छोड़ो, मतलब जो चीज़ में लगता है ना उनको कि हमको आती है, एक्चुअली वो भी उनको नहीं आ रही होती। तो सबसे पहले तो ए फॉर एप्पल इकोसिस्टम का ही है, क्योंकि देखिए बहुत टेक्निकल चैप्टर है ये, बहुत टेक्निकल चैप्टर है। और इसकी टेक्निकलिटी को समझने के लिए, ये इकोसिस्टम मतलब नेचर की फिजियोलॉजी है, ये इकोसिस्टम समझना मतलब नेचर की फिजियोलॉजी को समझना। और इसके लिए आपको ये टेक्निकलिटी समझनी पड़ेगी कि भाई ये मशीन है, ये प्रकृति जो है ना जिसका हम हिस्सा हैं। और उदाहरण के लिए मैंने बता दिया ना, आपका घर का गार्डन, तो ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, चाहे वो आपके घर का गार्डन हो, चाहे एक छोटा सा गमले में लगा हुआ प्लांट हो, चाहे वो कोई जंगल हो, चाहे वो कोई झील हो, तालाब हो, महासागर हो, समंदर हो, सब इकोसिस्टम एक मशीन की तरह है। और इसलिए तो आजकल सब जगह ये चल रहा है कि आप इकोसिस्टम होना चाहिए, इकोसिस्टम होना चाहिए, सब इकोसिस्टम को बचाने पे लगे हुए हैं, वर्किंग इकोसिस्टम होना चाहिए, वो इसीलिए किया जाता है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई, तो इसलिए हमने कहा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम।
तो हमने कहा कि इकोसिस्टम वो हो सकता है विच मस्ट हैव द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हैविंग कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि इस धरती पर जितने भी इकोसिस्टम है, मैंने जो भी अभी कहा, चाहे वो झील हो, तालाब हो, नदी हो, समंदर हो, फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो, डेजर्ट हो, कोई भी हो, ये सब इकोसिस्टम है। तो इनके पास होना चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है, एंड द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल द इकोसिस्टम्स ऑफ अर्थ इज सनलाइट। तो दे मस्ट हैव द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। और वो फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे हो रहा है? तो फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है इन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, इन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी। इकोसिस्टम मस्ट हैव द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ एनर्जी। फिर दूसरा हमने कहा मस्ट हैव द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इकोसिस्टम के पास होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स का सोर्स, और उसकी होती रहनी चाहिए कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो न्यूट्रिएंट्स का सोर्स इकोसिस्टम के पास, जैसे मैंने कहा कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर से लिया जा रहा है न्यूट्रिएंट को, और वह साइकिल हो रहा है किसके बीच में? तो बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में। इसी को तो बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और इन 6 न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग की बात करते हैं, ये और बता दूं मैं आपको, जिनको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। इन्हीं की न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है साहब, ठीक है। तीसरा हमने कहा कि इकोसिस्टम फेस द रेगुलरली चेंज एनवायरनमेंट, क्योंकि प्रकृति है, नेचर है, तो गर्मी सर्दी बरसात तो होगी। तो इकोसिस्टम जो है वो रेगुलरली चेंज एनवायरनमेंट को फेस कर रहा होता है, गर्मी सर्दी बरसात को झेल रहा होता है। और एक और खास प्रॉपर्टी है इकोसिस्टम की, वो ये है कि इकोसिस्टम दिखाता है होम्योस्टेसिस, या इसको कहते हैं होम्योरेसिस। पहले होम्योस्टेसिस कहा जाता था, लेकिन अब जो है इसको कहते हैं होम्योरेसिस। होम्योरेसिस का मतलब क्या? द सेल्फ सस्टेन्ड एंड सेल्फ रेगुलेटरी यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। यानी ये जो प्रकृति है यह अपने आप में एक सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ रेगुलेटरी यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन है। और यही एक अंतर होता है, मैंने बताया था आपको कि लिविंग वर्ल्ड की मशीन और नॉन लिविंग वर्ल्ड की मशीन में क्या अंतर होता है। तो ये अंतर होता है कि लिविंग वर्ल्ड की जो मशीन है, सेल, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, ये सेल्फ सस्टेन्ड होती है, सेल्फ रेगुलेटरी होती है। जबकि नॉन लिविंग वर्ल्ड की जो मशीन है, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब, ये जो है ना, ये सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ रेगुलेटरी नहीं होते। ये अपने आप में तो शुरू हो सकते हैं, इनमें कुछ खराब हो जाए तो आप इनको ठीक नहीं कर सकते, ये अपने आप ठीक भी नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो नेचर की एक खास बात है, सेल, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम की एक खास बात है कि वह अपने स्ट्रक्चर, अपने फंक्शन को मेंटेन करने की क्षमता रखता है। जैसे हम समझें कि कोई चोट लगी, घाव लगा, तो हमारा शरीर उसको ठीक करता है कि नहीं करता है? करता है ना। यही तो है सेल्फ सस्टेन। घाव लगी, चोट लगी, मतलब क्या? हमारे स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ आई, स्ट्रक्चर में गड़बड़ आएगी तो फंक्शन में गड़बड़ आएगी, लेकिन शरीर में क्षमता है कि उस घाव को भर लेता है। ये तो खास बात है, यही चीज है जो लिविंग वर्ल्ड की मशीन को नॉन लिविंग वर्ल्ड की मशीन से अलग करती है। सब सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ रेगुलेटरी। रही बात इसको जो है डिस्कार्ड किया होम्योस्टेसिस शब्द को, क्योंकि देखिए होम्योस्टेसिस जो टर्म है वह यूज किया जाता है किसके लिए? तो वह टर्म यूज किया जाता है बच्चों जो है ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि होम्योस्टेसिस में एक बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी होती है, एक बहुत ज़बरदस्त प्रिसाइसनेस होती है, एक बहुत ज़बरदस्त शुद्धता होती है। और वो एक्यूरेसी, वो प्रिसाइसनेस, वो शुद्धता नहीं होती किस में? तो इकोसिस्टम के होम्योस्टेसिस में। और इसलिए उन्होंने एक नया शब्द इस्तेमाल किया, होम्योरेसिस। पहले तो समझिए आप क्या है वो शुद्धता, और इकोसिस्टम कैसे होम्योरेसिस दिखाता है। तो देखिए गर्मी पड़ी, बाहर का टेम्परेचर हाई हुआ, तो शरीर हमारा तुरंत रिएक्ट करता है होम्योस्टेसिस, और साहब हमको पसीना आना शुरू हो जाता है। बोलो या सुन, आता है कि नहीं आता? पसीना आना शुरू हो जाता है। या सर्दी पड़ी तो कपकपी आनी शुरू हो जाती है। तुरंत बाहर जैसे चेंज हुआ तो शरीर अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देता है भाई साहब। इतना जबरदस्त एक्यूरेसी, प्रिसाइसनेस, दे दो होम्योस्टेसिस। लेकिन इकोसिस्टम में ये जो गड़बड़ होती है तो उसको इकोसिस्टम इतना तेजी से रिस्पॉन्ड नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्रासलैंड इकोसिस्टम है या कोई फॉरेस्ट इकोसिस्टम पर ले लेते हैं, है ना, उसमें सब तरह के प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर है साहब। अब उसमें क्या हुआ साहब, उस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एक इंसेक्ट आउटब्रेक हो गया, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में इंसेक्ट्स आ गए भाई साहब। और मैंने बताया आपको कि इंसेक्ट्स जो होते हैं, मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट्स वो हर्बीवोर होते हैं सब। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उन प्लांट्स को फीड करने में लगे हुए हैं। जो भी वहाँ पेड़ हैं उनकी पत्तियों को चट कर गए, घासें हैं उनको चट कर गए साहब, पूरा सफाया। अब आप सोच के देखो कि साहब इतना भयंकर अगर इंसेक्ट आउटब्रेक हुआ
तो वो सब चट कर गए, प्रोड्यूसर ख़त्म। अब प्रोड्यूसर ख़त्म हो गया तो गौर से देखो एनर्जी का फ्लो ब्लॉक हो गया कि नहीं हो गया। भाई प्रोड्यूसर ख़त्म तो कंज्यूमर ख़त्म, वो भी मर जाएंगे। हाँ, डिकम्पोजर अपना काम करेंगे, फिर डेड ऑर्गेनिक रहेगा नहीं, तो फिर क्या है। एनर्जी का फ्लो ब्लॉक हो गया कि नहीं हो गया। एनर्जी का फ्लो ब्लॉक हो गया, फंक्शन गड़बड़, एनर्जी नहीं चल रही, भाई साहब ये इकोसिस्टम कबाड़ा बन जाएगा, कबाड़ा। याद रखिए, मशीन मशीन तब तक ही है जब तक वो उसका स्ट्रक्चर सही है और उसमें होने वाला फंक्शन सही है। अगर उसका स्ट्रक्चर फंक्शन गड़बड़ा गया तो फिर वो मशीन नहीं होती, वो कबाड़ बन जाती है। ये पंखा है ना, इसमें पंखा तब तक ही है जब तक ये चल रहा है, और ये कब तक चल रहा है, जब तक इसको एनर्जी मिल रही और जब तक इसका स्ट्रक्चर ठीक है। इसकी मोटर खराब होगी ना तो फिर या तो उसको ठीक करा लो आप, और वो आप ही करोगे, अपने आप नहीं करेगा। ये सेल्फ सस्टेन सेल्फ रेगुलेटरी नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपने इसको ठीक नहीं कराया तो फिर आप इसको पंखा नहीं कहोगे, फिर कबाड़ा कहोगे, भैया ले जा कबाड़ी के पास। कोई भी मशीन मशीन तब तक ही होती है जब तक वो स्ट्रक्चरली फंक्शनली ठीक हो और अपना काम करे। तो ऐसे ही इकोसिस्टम है, ये भी मशीन है। तो ये मशीन तब तक ही है जब तक ये अपना स्ट्रक्चर फंक्शन मेंटेन करे। अब यहाँ एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा, एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा, प्रोड्यूसर खत्म, कंज्यूमर खत्म, स्ट्रक्चर खत्म, फंक्शन खत्म, खत्म, सेल खत्म, ये बंजर भूमि बन जाएगी, वेस्ट लैंड। नाउ दिस लॉस्ट द पोटेंशियल टू सस्टेन द लाइफ। फिर उसको इकोसिस्टम नहीं कहेंगे। लेकिन इकोसिस्टम में ये क्षमता है कि अगर उसके स्ट्रक्चर फंक्शन में कुछ गड़बड़ होता है तो इकोसिस्टम उसको ठीक कर लेता है। सेल्फ सस्टेन्ड सेल्फ रेगुलेटरी। अगर हमने कहा कि यहाँ इंसेक्ट आउटब्रेक हुआ, लाखों की संख्या में वो इंसेक्ट आकर के जो है वहाँ के जो प्रोड्यूसर है उनको ख़त्म करने लग गए, तो इकोसिस्टम इसको रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन रिस्पॉन्स देने में टाइम लगेगा। धीरे धीरे वहाँ इस प्रकार के कंज्यूमर्स जो इंसेक्ट को फीड कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई बर्ड्स हो, चाहे वो कोई एम्फीबियंस हो, चाहे वो कोई रेप्टाइल्स हो, उनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। और उनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, वो इंसेक्ट्स को खा रहे होंगे, और उन इंसेक्ट्स को खा रहे होंगे तो उन इंसेक्ट्स को खा करके नियंत्रित कर लिया, और इंसेक्ट्स को नियंत्रित कर लिया तो फिर प्रोड्यूसर भी बना रहेगा, प्रोड्यूसर बना रहेगा तो कंज्यूमर भी बना रहेगा, तो फिर एनर्जी का फ्लो भी चलता रहेगा, न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग भी चलती रहेगी, एंड इकोसिस्टम जो है यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी बना रहेगा। यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी बना रहेगा। और इसलिए ओडम ने कहा कि इसमें प्रिसाइजनेस नहीं है, इसमें एक्यूरेसी नहीं है, जो एक्यूरेसी ह्यूमन में होती है, होम्योस्टेसिस में होती है। कि भाई मेरे को आज पसीना आ रहा है, क्यों? क्योंकि 4 महीने पहले गर्मियाँ पड़ी थी, अब जाके पसीना निकला। ऐसा तो नहीं होता ना कि आज पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि 4 महीने पहले गर्मियाँ पड़ी थी, या आज कपकपी आ रही है मेरे को, क्यों? क्योंकि पिछले साल सर्दियाँ पड़ी थी, अब जाके कपकपी छूटी। ऐसा तो नहीं है ना। तो होम्योस्टेसिस में एक एक्यूरेसी होती है, एक प्रिसाइजनेस होती है, एक रिस्पॉन्सिवनेस होती है तुरंत। ये एक्यूरेसी, ये प्रिसाइजनेस नहीं होती किसमें? इकोसिस्टम में। और इसलिए ओडम ने शब्द को डिस्कार्ड किया, होम्योस्टेसिस को, और उन्होंने इकोसिस्टम की इस प्रॉपर्टी के लिए एक नया शब्द इस्तेमाल किया, और वो है होम्योरेसिस, द एबिलिटी ऑफ सेल्फ सस्टेन एंड सेल्फ रेगुलेशन। रही बात बच्चों, जो है जो इकोसिस्टम जितना जल्दी अपने इस स्ट्रक्चर फंक्शन को मेंटेन कर लेगा, वह इकोसिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और जो इकोसिस्टम जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा अपने इस स्ट्रक्चर फंक्शन को मेंटेन करने में, जो गड़बड़ हुई है उस गड़बड़ को ठीक करने में जो जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा, वो उतना ही अनस्टेबल होगा। हो सकता है इसको ठीक होने में 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, लेकिन जो जितना जल्दी ठीक कर लेगा वो उतना ही स्टेबल। और यही तो होता है स्टेबल कम्युनिटी, स्टेबल इकोसिस्टम का करेक्टर। क्या करेक्टर होता है स्टेबल कम्युनिटी, स्टेबल इकोसिस्टम का? 3 करेक्टर होता है, बताया मैंने आपको। 3 करेक्टर क्या होता है? तो पहला करेक्टर तो क्या, तो वही एनुअल नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी इज हाई एंड स्टेबल ईयर आफ्टर ईयर्स। दूसरा, रिजिलियंट टू ओकेजनल बायोटिक अबायोटिक डिस्टर्बेंसेज। और तीसरा, लेस सीजनल वेरिएशंस। समझ में आई बात? तो जो मैंने कहा कि जो इकोसिस्टम उस स्ट्रक्चर फंक्शन की गड़बड़ को जितना जल्दी ठीक कर लेगा, वह इकोसिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो जितना ज़्यादा समय लगाएगा वो उतना ही कम स्टेबल होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एंड दैट्स व्हाई द इकोसिस्टम इज कंसिडर्ड एज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर एंड शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ होम्योरेसिस। बोलो समझ में आएंगे?
देखो ये बात समझ में आ गई ना, तो इस चैप्टर का जो सार है, जो मक्खन है, वो आपको मिल गया भाई साहब। इस चैप्टर का जो मक्खन है ना, वो आपको मिल गया। अब आप इस चैप्टर को समझ पाओगे। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई ना, तो इस चैप्टर को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ये और बता दूं ना। चलिए साहब,